जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज पहुंचे हैं हम फरीदाबाद के एडीसी डॉक्टर आदित्य दहिया जी के यहाँ, जिनसे जानेंगे उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, क्या उनकी जनता से एक्सपेक्टेशन है और जनता क्या उनसे उम्मीद रखती है और जनता के कामों पर वो कितने खरे उतरते हैं। इस सब पर होगी उनसे विशेष बातचीत ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। आज हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम पहुंचे हैं ज़िले के तेज तर्रार अफसर डॉक्टर आदित्य दहिया जी के पास में, जो यहां एडीसी के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। आदित्य जी, आप यहां बतौर एडीसी जब फरीदाबाद की सीट पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपके क्या इस सीट के अधिकार हैं, किस तरह के अधिकार के क्षेत्र में आप काम करते हैं? नमस्कार जी। जो अतिरिक्त उपायुक्त का काम होता है इस ज़िले में, वो जो है ज़्यादातर ग्रामीण एरिया से रिलेटेड होता है। बैठो आप, 2 मिनट में बताऊंगा मैं। तो ग्रामीण इलाकों में देखिए 3 तरह के काम आते हैं। सबसे पहला तो होता है स्वच्छ भारत मिशन। तो जो एडीसी कार्यालय है ये किसी अधिकारी पे सेंट्रिक ना होकर पूरे एक टीम के रूप में काम करता है, और इसमें हमारे पास एक ज़िले का कंसल्टेंट होते हैं, उनके नीचे क्लस्टर मोटिवेटर होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमारा काम 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो होता है टॉयलेट्स का निर्माण करना, जिसे हम इंग्लिश में इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड लैट्रिन या IHHL भी कहते हैं। तो ये एक टॉयलेट होता है जिसमें नीचे डबल पिट सिस्टम होता है, ताकि वहाँ पे अलग से सीवरेज, क्योंकि गांव में व्यवस्था नहीं होती, और एक पानी की टंकी होती है और साथ में एक हाथ धोने का वॉश बेसिन होता है। तो इस शौचालय को बनाने के लिए सरकार 12,000 रुपये का ग्रांट आजकल देती है। पहले ये निर्मल भारत अभियान के नाम से होता था, अब जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से हो गया, और इसमें कई नई चीज़ें जुड़ गई हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आज से 3-4 साल पहले एक सर्वे भारत सरकार ने कराया था, जिसमें कि ये आया था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है, और उस बेसिस पे हम जो है उन लोगों को हर साल उनमें से एक तिहाई 1/4 लोगों को शौचालय बनाने की सब्सिडी रिलीज़ करते रहते हैं। जी, बात कर रहे थे आप स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत मिशन में फिर हम
क्या करते हैं कि हम सब्सिडी रिलीज़ करते हैं तो सबसे पहले उनसे आवेदन आमंत्रित करते हैं। एक बार वो आवेदन दे देते हैं, फिर हम उनकी जाके एक साइट इंस्पेक्शन करते हैं और उन्हें शौचालय बनाने का पैसा रिलीज़ करने के बाद जब वो पूरा शौचालय बना लेते हैं तो उनके नाम स्वयं बैंक अकाउंट से डायरेक्ट उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पैसा रिलीज़ किया जाता है। हम केवल सरकार को सूचित कर देते हैं। साथ में उस शौचालय की एक फ़ोटो ली जाती है और एक GPS टैगिंग की जाती है एंड्रॉयड के माध्यम से। तो इसमें हमारा जो जैसे टारगेट रहा था, इस बार हमने इस महीने में 136 जमा 150 286 टॉयलेट जैसे इस महीने में फरीदाबाद में जिनके लिए सब्सिडी रिलीज़ की गई है। कई बार इसमें दिक्कतें भी आती हैं, कई बार पैसा 10-15 दिन लेट हो जाता है, तो शौचालय लगातार बनते रहते हैं परंतु पैसा हम 15-20 दिन में एक बार में रिलीज़ करते हैं। एक टॉयलेट बनाने पे कितनी सब्सिडी दी जाती है और क्या टारगेट सरकार की तरफ से मिलता है या आपके काम का बोझ होता है इसलिए एक टारगेट फिक्स किया जाता है? एक टॉयलेट बनाने के लिए करंटली 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। आज से 3 साल पहले 9100 रुपये थी। इस तरह अलग अलग सरकारों में रही है, अब 12,000 है। जो टारगेट है वो इस तरह बनाया जाता है कि जब ये सर्वे किया गया था 4 साल पहले, तो ये देखा था कि प्रत्येक ज़िले में कितने घर हैं जिसमें टॉयलेट नहीं है और 4 साल में इस टारगेट को बांटा गया था। तो इस साल जैसे अब फरीदाबाद में 4,400 घर ऐसे बचे हैं 11 के सर्वे के अकॉर्डिंग जिसमें अभी टॉयलेट्स नहीं है। तो यही हमारा टारगेट है। इस टारगेट को कहते हैं ओपन डिफेकेशन फ्री, जिसे कि हम निर्मल ग्राम भी कहते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम पूरे ज़िले को ओपन डिफेकेशन फ्री जितनी जल्दी बना सकें। इसमें कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, जैसे क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो नए घर बने होंगे जिनमें टॉयलेट ना हो, तो उसके लिए हम जो है एक नया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हमने कराया हुआ है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि नए ऐसे कोई लाभार्थी हमारे पास आते हैं तो उस सर्वे में नाम होना ज़रूरी है। कई बार उसमें नहीं होता तो हम नाम फिर जुड़वाने के लिए कवायद करते हैं। और इस क्या ये केवल एक BPL के तहत जो परिवार आते हैं उनके यहीं है या कोई भी शौचालय बनवा सकता है इस सब्सिडी में? बिल्कुल जी, कोई भी बनवा सकता है। इसमें केवल BPL का नहीं है, सर्वे में उसका नाम होना जरूरी है। जब ये सर्वे हुआ था तो सर्वे एक तरह से सेंसस ही है, तो ऐसा कोई BPL से नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा काम होता है स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। इसमें हमने 8 गांव पिछले साल और इस साल 23 गांव ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनमें हम 3 पॉइंट सिस्टम या 5 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से तरल कचरा जो जितना भी नालियों से गंदा पानी बह के आता है उसको वहीं पे ट्रीट करने के और साफ़ पानी जो खेती में प्रयोग करने लायक हो जाए वो एक तो बनाने की कोशिश करते हैं। और ठोस कचरा प्रबंधन में हम देखते हैं कि गलनशील कचरा और अगलनशील कचरा उनको अलग अलग करके गलनशील को हम जो है केंचुआ के माध्यम से केंचुआ खाद बना के मार्केट में बिकवाते हैं। तो हमारे कुछ गांव में इसकी अच्छी सक्सेस रही है, कुछ में अभी प्रयासरत हैं। जो सबसे बड़े इसमें कठिनाई हमें आती है कि हम सरकार जो है वो ठोस कचरा प्रबंधन बना तो देती है परंतु घर घर से उस कचरे को इकट्ठे करने वाला आदमी हमें जल्दी से नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि हम प्राइवेट एजेंसीज से इसमें लगे हुए हैं कि वो एक बार CSR में फंड देके एक बार इस प्रणाली को शुरू कराएं और एक बार लोगों को लगेगा कि भाई हाँ ये अच्छा काम हो रहा है और हमारे घर से कचरा इकट्ठा होके एक साथ जा रहा है और गांव में गंदगी नहीं है, तो वो अपने आप इसके लिए हमारी उम्मीद है कि आगे आगे 1 रुपये या 2 रुपये प्रतिदिन इसको देना शुरू करेंगे और ये अपने आप में एक गाँव का सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा। 3 पॉइंट सिस्टम जो है इसकी बहुत चर्चा है हमारे ज़िले में और शायद कई गाँव में ये शुरू भी हो चुका है और आगे आप शुरू भी करने, क्या है ये पूरा? देखिए 3 पॉइंट सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा गांव की गलियों में आजकल या नालियों में जो पानी आ रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के जो है कचरा उसमें मिल जाता है, सीवरेज भी उसी में होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसे सबसे पहले एक 10 फीट गहरी एनारोबिक पॉन्ड जिसे हम कहते हैं उसमें ले जाते हैं। उस पॉन्ड में पानी भरा होता है और वो 10 फीट की होती है। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पॉन्ड का उसमें इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उस सारे हार्मफुल केमिकल्स को उन सबको तोड़ के और उस पानी को थोड़ा सा ठीक करते हैं जिससे उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जिसे कहा जाता है वो कम हो जाती है। फिर उससे हम उस जो पॉन्ड होती है 10 फुट गहरी जो ये तालाब है छोटी सी, उससे पानी को ओवरफ्लो में हम लाके हैं दूसरी पॉन्ड में। ये पॉन्ड होती है लगभग 5-5.5 फीट की, इसे फैकल्टेटिव पॉन्ड कहते हैं। तो इस फैकल्टेटिव पॉन्ड में क्या होता है कि फिर दोबारा पानी 10-1 दिन खड़ा रहता है जैसे जैसे ओवरफ्लो करता है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उस पानी को और ज़्यादा स्वच्छ करते हैं।
और फाइनली इससे भी ओवरफ्लो होके लास्ट पॉन्ड जो मैच्योरेशन पॉन्ड जिसे हम कहते हैं, उस मैच्योरेशन पॉन्ड की गहराई होती है केवल 3 फीट। इसमें पानी काफ़ी साफ़ हो जाता है और इसमें भी बैक्टीरिया इतने अच्छी तरह काम करते हैं कि जो फाइनली इस 3 फीट की पॉन्ड से पानी निकलता है वो इतना ठीक होता है कि आप उसे खेती में प्रयोग कर सकते हैं। दहिया जी, मेरा एक सवाल है यहाँ, जिस तरह से गाँवों में भी जो जोहड़ हैं जिनकी आप 3 पॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ख़त्म से होते जा रहे हैं, तो इसको कैसे आप अमली जामा पहनाएंगे? क्या नई तालाब खुदवाई जाएंगी गाँव में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो 3 पॉइंट सिस्टम है उसमें हमें यही दिक्कत आई कि एक तो कई जगह जो जोहड़ हैं वो ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। या 3 पॉइंट सिस्टम में हम बना तो देते हैं परंतु गांव का आउटफ्लो इतना है कि आबादी बढ़ गई है कि वो पहली ही तालाब जो हमारी 10 फुट की है वो ओवरफ्लो करने लगती है। तो उसके लिए इस साल से हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच लाते हुए 5 पॉइंट उसे कर दिया है। तो हमने क्या किया, जो पहला तालाब था 10 फुट का, ऐसे 2 बना दिए। तो एक सीज़न में एक तालाब भरेगा, जब वो पूरा भर जाता है फिर हम दूसरे को भरना शुरू करते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा उसमें है कि अब जो हमारे CFC SFC के फंड आते हैं या पंचायतों के पास पैसा आता है, तो उसमें अब हम कोशिश करें कि जो एग्जिस्टिंग जोहड़ हैं उनको हम सबको 3 पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जोहड़ में क्या होता है कि उसी में ही सारा गंदा पानी भी आ रहा होता है, उसी से पशु पी रहे होते हैं, प्लस वो ओवरफ्लो करता है। तो 5 पॉइंट एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इस साल जो हमारे 23 गांव अप्रूव हुए हैं उसमें हम करके दिखाएंगे। काम अभी शुरू होने की कगार पे है, फंड वगैरह सब आ गया है और एक्सियन पंचायती राज जो है विभाग इसे इम्प्लीमेंट करता है, परंतु हम ओवरसी इसे ज़रूर करते हैं। तो ये तो रहा हमारा स्वच्छ भारत मिशन का। जो दूसरी बड़ी स्कीम ये विभाग देखता है ADC ऑफिस का, वो होती है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना बहुत पुरानी स्कीम है, कई वर्षों से चली आ रही है, कोई इस सरकार की या किसी एक सरकार की नहीं, वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इस स्कीम में हम लोगों को जो है घर बनाने की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड उसका कोई पक्का मकान ना हो। परंतु फरीदाबाद में स्कीम लगभग ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट IAY की बनाई गई थी, जिसमें हमने देखा था कि कितने लोग ज़िले में, एक सर्वे के हिसाब से, कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई अभी पक्का मकान नहीं है। फरीदाबाद में हमने वो लिस्ट लगभग ख़त्म कर दी है। इस साल केवल हमारे 121 लोग इसमें बचे थे, वो भी कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि फरीदाबाद एक अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, तो शहरी एरिया में ये लागू नहीं होती और ग्रामीण इलाके बहुत कम ऐसे बचे हैं जहाँ पक्के मकान किसी के ना हो। क्योंकि इस स्कीम में एक जो कठिनाई आती है कि यदि आपका कच्चा मकान है परंतु आपका सर्वे में नाम नहीं है, तो फिर जो है इसमें फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। कोई बाहर से आया हो उसे नहीं मिल पाता। जो सर्वे के मुताबिक आप कह रहे हैं कि केवल 121 पूरे फरीदाबाद में लोग बचे हैं, परिवार बचे हैं जिन्हें पक्का मकान बना के देना है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद में अब कच्चे मकान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, अभी भी बिल्कुल हैं। उसका कारण क्या है कि ये सर्वे कुछ वर्ष पुराना है। उसके बाद से नया सर्वे एक हुआ है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। तो इस साल हमें उम्मीद है कि अभी हरियाणा सरकार ने एक इन प्रिंसिपल निर्णय ले लिया है, रिटर्न में हमारे पास आना बाकी है, कि अब हम आगे इस वेटिंग लिस्ट को बढ़ाने के लिए अब SEC का डाटा यूज़ करने लगेंगे। तो क्या होता है कि एक तरफ तो हम सबको ही पता है, हम भी गांव में जाते हैं कि लोग ऐसे हैं जिनके कच्चे घर हैं और जो रह रहे हैं बिना छत के, और दूसरी तरफ हमारी वेट लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई। तो इस साल से ये डिस्क्रिपेंसी ठीक हो जाएगी और हमें उम्मीद है मार्च से हम जो है SEC के डेटा पे फिर दोबारा से हज़ारों लोग निकल के आएंगे। तो ये साल एक वाटरशेड साल था कि जिसमें हम पिछली लिस्ट को ख़त्म कर रहे थे, अब नई लिस्ट को इसमें आरंभ करें। इसमें कितनी सब्सिडी दी जाती है और क्या पक्के मकान जब बनाए जाते हैं तो क्या बनाया जाता है, कितना क्षेत्र उसमें बनाया जाता है? इसमें हम लोगों को जो है उनकी सुविधा के अनुसार देते हैं कि आप जिस प्रकार का मकान बनाना चाहें, परंतु उसमें हमारे क्राइटेरिया होते हैं। हम पहली सब्सिडी देते हैं जब वो प्लिंथ लेवल तक, मतलब उसने अपना अर्थ फिलिंग कर ली है और फाउंडेशन डाली है, नींव बना ली है। दूसरी हम देते हैं जब उसकी छत तक वो पहुंच चुका है, और तीसरी हम देते हैं जब वो कंप्लीट कर चुका है। तो अलग अलग सब्सिडी होती हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से। पहली जैसे 25,000 की होती है, फिर दूसरी 30,000 की, फिर 25,000। तो इस प्रकार से ये सब्सिडी चलती है। लगभग 81,000 की ये पड़ जाती है। और दूसरा फिर इसमें जो इसका मेन महत्व होता है IAY का, इंदिरा आवास योजना का, वो ये होता है कि अब हमने इसमें नरेगा को भी जो है डवटेल कर दिया है। वो मैं आगे आपको जैसे बताऊंगा भी कि नरेगा स्कीम में क्या होता था, यहाँ पे हमें लेबर भी नहीं मिलता था उतना
जो है इसमें लोगों में रुचि इसके तरफ नहीं रहती थी, थोड़ी विभाग की भी कमियां रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मकान बना रहा है वो कहीं ना कहीं लेबर तो लगा ही रहा है अपना स्वयं का, और गरीब आदमी तो लगभग स्वयं ही अपने लेबर से मकान को बनाता है। तो उसको हमने जो है मैन डेज फिक्स करके और प्रत्येक मकान के हिसाब से कैलकुलेशन फार्मूला बिठा के हम उसे नरेगा का भी कंपोनेंट जो है इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो लगभग 25 से 30 मैन डेज हो जाता है। 25 से 30 250 रुपये के हिसाब से उसे दिया जाता है, जो उस परिवार को ही वो पैसा मिल जाएगा। हाँ, उसी परिवार को। और जो तीसरी सबसे बड़ी स्कीम होती है वो हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं। नरेगा इस ज़िले में काफ़ी पीछे रहा है थोड़ा विभिन्न कारणों की वजह से। नरेगा में कुछ ज़िलों में बहुत अच्छा काम हरियाणा में हुआ है, इस ज़िले में नहीं हो पाया। हम प्रयासरत हैं वैसे तो उसके लिए। नरेगा स्कीम होती है कि कोई भी व्यक्ति यदि रोज़गार के रूप में मैनुअल लेबर करना चाहे, लेबर का काम जैसे मिट्टी उठा के रखना इस प्रकार का, या गांव कुछ अपने स्वयं एक काम करना चाहे, तो सभी को जॉब कार्ड इशू होते हैं गांव में, और फिर उनका एक अधिकार हो जाता है कि साल में जो है उन्हें 30 दिन का रोज़गार इसमें दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी पंचायतें भंग हैं पिछले कुछ महीनों से, तो इसमें हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। पहले सरपंच इंटरेस्ट लेके कराते थे, फिर सरपंचों को पता रहता है कि भाई कौन सी गली में कहाँ पे मिट्टी का काम कितना कराना है, तो इस प्रकार के ये रहती है। आपने बात की नरेगा की कि हमारे ज़िले में पीछे रहा है कुछ हद तक, लेकिन इसको दूसरे तौर पे दूसरे रूप में देखा जाए तो ये भी तो कहा जा सकता है कि यहाँ नरेगा की ज़रूरत नहीं है। लोग इतने सक्षम हैं, अपने बेरोजगारी इतनी नहीं है कि वो नरेगा में शामिल हों, तो सफल भी तो मान सकते हैं। दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है। आपने बहुत अच्छे ये पॉइंट हमारा रेज किया है कि आपकी बहुत अच्छी ये सकारात्मक सोच भी है कि देश में देखा गया है कि जितने भी ज़िले जो अग्रसर हो गए हैं, चाहे इंडस्ट्रियली या डेवलपमेंटली, उनमें नरेगा हमेशा कम गया है। तो कहीं ना कहीं हर स्कीम की सक्सेस उसके लाभार्थियों के कम होने से ही आंकी जा सकती है। और क्योंकि हमारे यहाँ लाभार्थी कम रह गए हैं, तो हम इससे मान सकते हैं कि नरेगा यहाँ पे सफल भी रही है पिछले वर्षों में, कि अब ज़्यादातर लोगों को नौकरियाँ जो हैं शहर में मिल गई हैं, और नहीं भी है तो वो वेल ऑफ हैं कि वो नरेगा में लेबर नहीं करना चाहते। गुड़गांव ज़िला भी फरीदाबाद की तरह एक और ऐसा ज़िला है जिसमें नरेगा लगभग जो है बंद सही है, और इससे एक तरह से हम इसे सकारात्मक रूप में ये ज़रूर ले सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ हैं और शहर में काम करने को जगह है। इसके अलावा एडीसी कार्यालय 2 और बड़ी स्कीमें देखते हैं। एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट प्लान। डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हर सरकार में होता है, वो हर ज़िले को कुछ पैसा एलोकेट करता है, आवंटित करता है जनसंख्या के अनुसार। तो हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें इस वर्ष 11 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे, जिसका पर्पज़ होता है कि ज़िले में छोटे मोटे कार्य जो रह गए हों, मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी केंद्र इनकम्प्लीट पड़ा है, या कोई सड़क छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, या कहीं ट्यूबवेल लगवाना है पानी का, या कहीं सरकार पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही वाटर सप्लाई, तो वहाँ पे बोरवेल लगवाना है, या फिर मान लीजिए कोई चौपाल है गांव में जो इनकम्प्लीट पड़ी है या जो बनवानी है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य इसमें कराए जाते हैं। क्या ये केंद्र सरकार की तरफ से है, बता रहे हैं आप, जो पैसा मिलता है? नहीं, ये जी हरियाणा सरकार की ओर से आता है। तो ये पैसा जो है इसके लिए कमेटी बनाई हुई है, जिसके अध्यक्ष जो हैं एक मंत्री होते हैं, हमारे यहाँ रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष हैं, और साथ में जो सांसद होते हैं वो मेंबर होते हैं, और सभी विधायक मेंबर होते हैं। उपायुक्त महोदय इसके को चेयरमैन होते हैं, और हम जो है मेंबर सेक्रेटरी के रूप में एडीसी कार्यालय इसको संचालित करते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस पैसे का जो प्रयोग किया जाता है वो अपनी स्वेच्छा, जो आपका कार्यालय है उसकी स्वेच्छा के हिसाब से होगा, या जो लोगों की मांग है उसके हिसाब से होगा? बिल्कुल जी, ये लोगों की मांग के अनुसार होता है। तो हमारे कार्यालय का काम होता है कि जैसे 11 करोड़ आ जाता है पैसा, तो हम उसे जनसंख्या अनुसार बांटते हैं। हम जनसंख्या वाइज इसे फरीदाबाद ब्लॉक और बल्लभगढ़ ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, और जो शहर का होता है वो वार्ड वाइज, विधायक वाइज जो है कि किस किस विधानसभा में कितना कार्य होना है, ताकि सभी विधानसभाओं में बराबर हो। फिर इसकी एक मीटिंग की जाती है जिसमें सारे विधायक और सांसद और सभी मेयर, डिप्टी मेयर और जिला परिषद मेंबर सभी अपने अपने जो है इसमें वो बताते हैं कि भाई हमारे ये सुझाव हैं, जिसका फाइनल अनुमोदन जो है फिर चेयरमैन महोदय जो रामविलास शर्मा जी ने जैसे पिछली बार किया। इसका मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है पैसा, ये अर्बन में भी खर्च हो सकता है? बिल्कुल जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा है ये पूरे ज़िले के लिए है।
तो इसका कोई ग्रामीण क्षेत्र से लेना देना नहीं, ये तो पूरे अर्बन एरियाज़ में भी होता है। बहुत बार इसमें बहुत छोटे छोटे काम कराए जाते हैं, जैसे 2 लाख 5 लाख, जो नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आते, कई बार इस प्रकार से रह जाते हैं। और जो आखिरी एक स्कीम जो बड़ी जो इस कार्यालय से देखते हैं वो होती है MP लैड की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो हमारे सांसद हैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके पास MP लैड का 5 करोड़ रुपए जो है प्रत्येक वर्ष इसमें आता है, जो वो अपनी स्वेच्छा अनुसार विभिन्न विकास कार्यों में या अलग अलग कार्यों में कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे सांसद महोदय का एरिया फरीदाबाद एवं पलवल पड़ता है, तो उस पूरे एरिया का यही कार्यालय देखता है। पलवल में भी जो विकास कार्य MP लैड से होंगे और फरीदाबाद में वो सारा इधर से ही देखा जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सांसद महोदय से जो है उनकी स्वेच्छा अनुसार उनके वहाँ से पत्र आता है, भाई इस कार्य को हम कराना चाहते हैं। उस कार्य को हम जो है बाकायदा उसका एस्टीमेट बनवा के सैंक्शन करवाते हैं, और जो जो औपचारिकताएं होती हैं और जिस कंसर्न विभाग से वो कराना चाह रहे हैं उसको हम फिर एलोकेट करते हैं, और फिर हम उसे मॉनिटर करके एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजते हैं केंद्र सरकार के पास, जिससे फिर केंद्र सरकार जो है अगला पैसा रिलीज़ करती है। तो ये हो गए जो कुछ कार्य हमारे कार्यालय द्वारा किए। दहिया जी, एक आपके पास में विभाग और है सौर ऊर्जा का, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बताएं तो। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। सौर ऊर्जा का विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी चंडीगढ़ में आता है। उनके एक प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रत्येक ज़िले में होते हैं, और प्रोजेक्ट ऑफिसर क्योंकि डायरेक्ट चंडीगढ़ डेली नहीं रिपोर्ट कर सकते, तो ADC कार्यालय को ही इसका भी कार्यभार दिया हुआ है। सौर ऊर्जा में हमारे पास 3 तरह के कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य तो होता है लोगों को नेचुरली प्रेरित करना और सौर ऊर्जा के बारे में, और जो है सब्सिडी रिलीज़ करना जो लोग सौर ऊर्जा का लगवा रहे हैं। दूसरा इसमें होता है ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। क्या होता था कि पहले हम अपने घरों में सोलर प्लांट लगवाते थे तो पानी गर्म करने के लिए लगवाते थे। अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के भी पैनल्स आए, परंतु उसमें लोगों को दिक्कत आती थी कि उनके पास जो है बैटरी रखनी पड़ती थी, बैटरी साल 2 साल में ख़राब हो जाती थी, लोग बैटरी चोरी करके ले जाते थे। और फिर वो आदमी कहता था कि जब मुझे बिजली का प्रयोग है तब वो रात को तो बिजली बनाता नहीं और दिन में वो बिजली वेस्ट जाती है। तो उसके लिए हमने ग्रिड इंटरैक्टिव पावर प्लांट किए हैं कि इस तरह की अब सोच हरियाणा सरकार ने विकसित की है इस साल से, कि आप सोलर प्लांट अपने छत पे लगा दीजिए और उससे जो जो बिजली उत्पादन होगी आप या तो अपने उसे घर में प्रयोग कर लें, और अगर वो फालतू बन रही है तो वो आपके ही घर के तारों से वापस मेन ग्रिड में चली जाएगी और आपके मीटर से उतने ही पैसे कट जाएंगे। तो मान लीजिए साल में आपने 1 महीने में आपने 1000 रुपये की तो बिजली खपत की और 200 रुपये की बिजली आपके उस सोलर प्लांट ने भी बना दी, तो आपका बिल केवल 800 रुपये आएगा। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा है। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी जो प्रोग्राम आप सभी लोग सुन भी रहे हैं, उस एरिया में इसको भी इम्प्लीमेंट करने का जो है निर्णय लिया गया है कि एक स्मार्ट मीटरिंग कम नेट मीटरिंग इसे सिस्टम लागू किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा है यहाँ पर लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स। क्या होता है कि सौर ऊर्जा विभाग अब इस तरह के लीज एग्रीमेंट्स दे रहा है कि कोई आदमी 2-3 एकड़ 4 एकड़ में एक सोलर प्लांट पूरा अपने खेत में लगाए और उससे जो है हरियाणा की जो पावर यूटिलिटी है HPGCL या DHBVN HVPNL, ये सब पावर परचेज एग्रीमेंट करेंगे कि हम अगले 20 साल तक आपसे इस रेट पे बिजली खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज की सारी बातें चल रही हैं और वो है। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ थोड़ी हमें कठिनाई आती है कि ज़मीन बहुत महंगी है। फरीदाबाद की ज़मीन इतनी महंगी है कि कोई 5 एकड़ में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना नहीं चाहता। ये ज़्यादा कारीगर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, भिवानी, इन ज़्यादा एरियाज़ में सक्सेसफुल रही है। ऐसा पीछे रिपोर्ट भी आई हैं नेट मीटरिंग सिस्टम की जो आप बात कर रहे थे कि फरीदाबाद में भी कुछ घर ऐसे हैं जो बिजली वापस देना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ऐसी ये योजना सफल माने इसको? अभी जी ये योजना जो है ये टेक ऑफ स्टेज में है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये योजना बहुत ही कारगर है तो वो भी उचित नहीं होगा। एक ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है परंतु बहुत ही कम लोग हैं जो इसे अभी कर पा रहे हैं। हमारे लिए जो मेन इसमें कस्टमर और जो उपभोक्ता हैं वो हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस, जैसे बहुत बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, क्योंकि जो
छोटा एक घर बना के आदमी रह रहा है, उसके लिए एक प्लांट लगाना, उसकी साफ़ सफाई करना और फिर नेट मीटर इंस्टॉल कराना, क्योंकि वो भी 2,500 से लेकर 7,500 रुपये का तो मीटर आता है। तो उस पर हम समझते हैं कि उसके लिए एकदम इतना पैसा इकट्ठा करना मुश्किल होगा। परंतु जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े छतें होती हैं या बहुत बड़े स्कूल कॉलेज हैं, जैसे एक सनातन धर्म संस्था है, इन्होंने किया है यहाँ पे एक, तो वो अपनी छत पे पूरा वो लगा लेते हैं। तो उनको एनकरेज करने के लिए क्या किया है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि यदि आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाते हैं अपने घर पे, तो उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो होम लोन की तर्ज पे दिया जाएगा। इट विल बी अ सॉफ्ट लोन। उसमें आपको जो वैसे लोन आपको बैंक से नहीं उठाना पड़ेगा बहुत हाई दर पे, होम लोन वाली उसमें दरें मिलेंगी। अच्छा, क्या सौर ऊर्जा जिस तरह से आपने प्राइवेट उसके लिए बताया है लोगों के लिए, क्या सरकारी जो कार्यालय हैं या जैसे सरकारी स्कूल हैं उनके लिए भी कोई योजना है इसकी? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो सरकार को ही इसमें आगे कदम लेना होगा और इसमें बिल्कुल प्रोग्रेस हुई है कि हमने कुछ सरकारी कार्यालय भी आइडेंटिफाई करके एक पूरी लिस्ट भेजी है कि इस ज़िले में कौन से ऐसे बड़े सरकारी कार्यालय हैं जिनकी बड़ी छतें हैं और जहाँ एक सौर ऊर्जा का जो है प्लांट लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस साल हमारा नीम का जेल का रहा है, जहाँ हमने 50 किलोवाट का एक प्रपोज़ किया है कि जेल एक बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ है, उसका बहुत सारा खाली एरिया जो बैरक्स की छतें हैं सब हैं वो वेस्ट हो रही हैं। तो नीम का जेल में एक हम प्लांट लगा रहे हैं कि 50 किलोवाट अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है और पैसा आ जाता है सरकार से, तो वो जो जेल के प्रेमाइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे बिजली में, रादर वो एक बिजली उत्पादन करने का एक स्रोत बन जाएगा हमारी सरकार के लिए। तो वो इसमें सोच है जी। तो ये थे हमारे साथ में आदित्य दहिया जी। इन्होंने पूरी अपनी जो कार्यालय है उसकी तरफ से उन्होंने बताया क्या क्या योजनाएं इनके यहाँ से होती हैं ग्रामीण अंचल के लिए। अगले एक ब्रेक के बाद में उनसे जानेंगे कि जो जनता है उनके पास में जब शिकायत लेके आती है तो किस तरह से उसका वो निवारण करते हैं, या उनके नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको किस तरह से वो देखते हैं, कैसे सुपरविजन उनका रहता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। ब्रेक के बाद एक बार हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में स्वागत है। आज हम एडीसी डॉक्टर आदित्य दहिया जी के साथ हैं। उनसे उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हमें जिस तरह से उनकी क्या योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, उस पर पूरे विस्तार से बातचीत की है। अब हम इस दौर में उनसे बात करेंगे कि जो जनता उनके पास में अपने काम कराने के लिए आती है या शिकायत लेकर आती है, उसका कैसे वो निस्तारण करते हैं या निवारण करते हैं। दहिया जी, आपके पास में जो जनता, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके विकास को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें भी इस कार्यालय से रहती होंगी।
तो उसके बारे में किस तरह के आप उनके निवारण करते हैं शिकायतों का, या किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आती हैं? देखिए जी, जो सबसे कॉमन पब्लिक डीलिंग इस कार्यालय में रहती है वो होती है बीपीएल से संबंधित। जो बीपीएल लिस्ट होती है प्रत्येक ज़िले की, वो एडीसी कार्यालय मेंटेन करके रखता है, और उस लिस्ट में प्रत्येक ज़िले के जो है लाभार्थी फिक्स किए होते हैं। जैसे फरीदाबाद के लगभग सेंसस के अनुसार 21,000 लाभार्थी हो सकते हैं। यदि कोई बीपीएल से नाम कटता है फिर हम नया नाम जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर आवेदन पत्र जो आते हैं, प्रत्येक 3 या 4 आवेदन इसमें आ जाते हैं, वो होते हैं बीपीएल से जुड़ने के प्रति। तो उसमें 2 तरह के केस होते हैं। यदि तो कोई अर्बन एरिया से होता है, नगर निगम के अंदर के एरिया से, तो उसमें हम नगर निगम के पास उन्हें भेजते हैं कि आप जो है इसकी वेरिफिकेशन करा लें, और नगर निगम की ओर से फिर उसमें टिप्पणी आती है कि भाई हमने वेरिफिकेशन देखी और इस आदमी का नाम जो है काटने योग्य है और ये जोड़ने योग्य। और इसी प्रकार ग्रामीण एरिया का अगर आता है तो हम उसे बीडीओ के पास भेजते हैं, जो कंसर्न ग्राम सचिव के माध्यम से उसकी जांच होती है। एक बार वो जांच आ जाती है, फिर हम लाभार्थी को बुला के उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, और फिर ये उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जिसमें 12-15 ऑफिसर होते हैं, और फिर वहाँ पर ये मैटर जो है हम पुटअप करवाते हैं। तो हमारा कार्यालय का काम इसमें ज़्यादातर कागजी कार्य होता है कि सारी बीपीएल की एप्लीकेशनों को इकट्ठा करना, उन पर रिपोर्ट्स मंगवाना, उन रिपोर्ट्स को संलग्न करके एक संकलित करना, और फिर माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष रखना, जो फिर अपनी कमेटी में एक निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लगभग बीपीएल लिस्ट पूरी हो चुकी है, तो बहुत मुश्किल से हम नाम जोड़ पाते हैं। जैसे अभी तो कोई नहीं जोड़ पाए हैं, क्योंकि जब तक कोई नाम कटता नहीं है तो नया जुड़ने का नहीं होता है। जो दूसरे प्रकार के यहाँ पे शिकायत कह लें या जो आवेदन जो आते हैं, वो होता है शौचालय या घर बनाने के पैसे बारे में आवेदन। तो यदि मान लीजिए कोई किसी के घर में शौचालय नहीं है और वो आवेदन करना चाहता है, सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है, या कोई जिसका पक्का मकान नहीं है और वो सब्सिडी प्राप्त करके मकान बनाना चाहता है, तो वो अपने ग्राम सचिव के माध्यम से हमारे पास एप्लीकेशन करके यहाँ ले आते हैं। हम फिर दोबारा उसको जो है ग्राम सचिव के माध्यम से वेरीफाई करा के और उसका जो है नाम परमानेंट लिस्ट में जुड़वाते हैं। इसके लिए हम 3 तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हैं, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार से हमारी संपर्क कराते हैं। एक होता है नरेगा सॉफ्ट नरेगा के लिए, दूसरा आवास सॉफ्ट IAY के लिए, और तीसरा होता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सॉफ्टवेयर। तो जब भी हमें कोई लाभार्थी नया मिलता है जो सर्वे में भी आता है, तो हम उसकी नाम की एंट्री उसमें करते हैं, DC साहब से अप्रूव कराते हैं, और उसकी एंट्री होने के बाद जो है उसको पहली किश्त जो है पैसे की जारी होती है। और फिर पहली किश्त जारी होने के बाद जब वो अपनी फ़ोटो दिखाता है कि जी मैंने नींव इसकी भर दी है, तो दूसरी किश्त जारी होती है और फिर तीसरी किश्त। तो इस प्रकार की ये कंप्लेंट आती हैं। फिर बाकी जनरल भी आ जाती हैं, जैसे हम क्योंकि यहाँ लघु सचिवालय में बैठे हैं और कई बार हमारे उपायुक्त महोदय कहीं बाहर होते हैं फील्ड में, तो जो जनरल कंप्लेंट सबसे कॉमन इन दिनों में रही, एक तो पेंशन संबंधी रही। तो पेंशन संबंधी बहुत सी कंप्लेंट यहाँ आती थी, तो उनका हम निवारण कराने की कोशिश करते थे। आपको एक एक्टिव अधिकारी के रूप में फरीदाबाद में देखा जाता है, और जनता में भी इस तरह की छवि है कि बहुत जल्दी आपके कार्यालय से काम होते हैं लोगों के। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ जो पंच हैं, सरपंच हैं, क्योंकि आप गांव के लोगों को देखते हैं, ग्रामीण अंचल को, तो उनको पैसे के दुरुपयोग की भी शिकायतें कुछ आती हैं, उनको कैसे देखते हैं? इसमें जी देखिए, जो पंचायत विभाग होता है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा डायरेक्ट DDPO द्वारा देखा जाता है वैसे तो, परंतु क्योंकि हमारा ग्रामीण विकास विभाग है और उनका पंचायत विभाग है, तो दोनों विभागों में काफ़ी समन्वय होता है। तो ज़्यादातर जब भी कोई सरपंच द्वारा या किसी भी ग्राम सचिव द्वारा या BDO कार्यालय द्वारा कोई भी जिसमें हम कहें कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का या किसी भी सरकारी रुपए के दुरुपयोग की कंप्लेंट आती है, तो उसकी इंक्वायरी ऑफिसर जो है उपायुक्त महोदय द्वारा काफ़ी बार ADC कार्यालय में कराई जाती है। तो इसमें हमारी जो मुख्य रहती हैं, एक तो नरेगा की कंप्लेंट्स, कि मान लीजिए किसी को कार्य कराकर उसे रोज़गार भत्ता नहीं दिया, या फिर कभी भी उससे कभी ऐसी शिकायत आए कि नरेगा के कार्य दिखा के ऐसे लोगों को जो है रोज़गार की तनख्वाह दे दी गई जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी। उन समस्याओं को दूर करने का अब लगभग जो, क्योंकि ये कंप्यूटराइज हो गया 2014-15 से, तो कंप्लेंट बहुत कम हो गई है, परंतु पुरानी आती हैं अभी भी। तो उसके लिए हाँ ज़रूर ये रहता है कि डेली 1-2 शिकायत उस प्रकार की ज़रूर आती हैं, उसमें हम फिर इंक्वायरी करवाते हैं, रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, तो काफ़ी कुछ कागजी कार्य होता है। क्या जिले में जो शिक्षा है उसका भी कोई आपके कार्यालय से जुड़ा हुआ है?
शिक्षा विभाग डायरेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, परंतु उसमें एक कंपोनेंट होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है शिक्षा विभाग से लगभग समन्वय खाता हुआ ही एक प्रोग्राम है, जिसमें हम जो है ऑनगोइंग शिक्षा को और इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्कीमें लाते हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म मेंटेनेंस ग्रांट, मिड डे मील स्कीम। तो उन कार्यों के लिए जो पैसा आता है सरकार की ओर से या केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार की ओर से, तो वो पैसा जो है एडीसी कार्यालय के थ्रू होता हुआ दोनों ब्लॉक्स में जाता है और ब्लॉक से फिर वो प्रिंसिपल्स के खाते में। तो कई बार उसमें हमारी एक जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेती है कि हम उसे चेक कर लें। हम भी उनके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जैसे, तो उसमें चेक कर लेते हैं कि बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, खाना अच्छा बन रहा है। तो मिड डे मील की एक चेकिंग हमारे यहाँ पे कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार के कार्य भी इसमें। वैसे तो सभी गांव के लोगों का सोच रहती है कि उनके यहाँ तक विकास जल्दी पहुँचे, लेकिन एक गांव जिले में है तिलपत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जल्द विकास की उम्मीद है। किस तरह की आपकी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि वो भी आप ही देख रहे हैं उस गांव को भी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक सोच रखी गई थी, और वो एक सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है प्रत्येक सांसद ने एक एक गांव अपना अपना एक तरह से गोद लेना जिसे कहते हैं, तो गोद लिया हुआ है। हमारे यहाँ तिलपत गांव जो है हमारे माननीय सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने गोद लिया हुआ है। तो इस गांव में क्या होता है कि पहले वर्ष में हमने इसका एक विलेज डेवलपमेंट प्लान जो एक प्लानिंग के तहत हमने बनवाना था, तो वो इस कार्यालय द्वारा बनाया गया था। एक लगभग 70 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, जिसमें पूरे गांव की हमने सबसे पहले तो स्टडी करी कि गांव किस ऊंचाई पर स्थित है, किस तरह की वहाँ पर आबादी है, कितना लोगों की शैक्षणिक योग्यता है, इस तरह की। फिर हमने उसमें आइडेंटिफाई किया कि यदि इस गांव को आदर्श बनाना है तो इसमें क्या क्या हमें सुविधाएं इमीडिएटली चाहिएंगी। इस स्कीम में केवल सड़कों, गलियों और नालियों को ही ना लेकर बाकी और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो स्कीम का जो सोच है वो ये है कि केवल गलियों और नालियों से कोई गांव आदर्श नहीं होता, सामाजिक रूप से भी आदर्श बनाना है। बिल्कुल जी। तो उसमें हमने क्या किया कि बाकी विभागों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि एक तो तिलपत गांव में एक स्टेडियम की ज़रूरत थी, तो अब वो स्टेडियम का मुद्दा हमने हल कराया है। अब आगे वहाँ पे पैसा भी आ गया, स्टेडियम का निर्माण कार्य होगा। ऐसे ही एक इंटरसेप्टर ड्रेन करके कंसेप्ट बनाया है कि तिलपत में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। तो उसमें हमने क्या किया है कि पूरी तिलपत के अराउंड एक ऐसा एस्टीमेट बनवाया है कि पूरी एक जो है नाली होगी जो पूरे लेवल पे फिरनी के साथ साथ चल के पानी को एक जगह इकट्ठा करेगी, और वहाँ से हम जो है प्लानिंग हमारी है कि हम उसको जो है बादशाहपुर का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 45 mld का, उसमें उस पानी की निकासी ले जाके शहर के ही तर्ज पर उसकी डिस्पोजल करेंगे। साथ ही हमारे बाकी विभागों को हमने मोटिवेट किया है कि जैसे एग्रीकल्चर कैंप लगाएं, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री कैंप लगाएं। अब हमारा जो अगला इसमें मिशन है वो एक ग्राम सचिवालय बनवाने का है। उसके लिए हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कहीं अच्छी ज़मीन मिल जाए तो एक ग्राम सचिवालय भी हम जैसे बाकी गाँव में बना रहे हैं, 6 गाँव में हमारे बन के तैयार हुए, उसी प्रकार इसमें तिलपत में बनाने की सोच है। यदि सब एक सवाल है, कुछ ग्रामीणों का कहना है जो रेनीवेल परियोजना शहर के लोगों को पानी पिलाने के लिए चलाई जा रही है, यह काम जिस पे चल रहा है, उसमें लोगों का कहना है कि बोरिंग सिस्टम करके आप एक यमुना से पानी लेना था और एक गाँव में जगह जगह वो बोरिंग सिस्टम है। उनकी शिकायत ये है कि वहाँ पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा और गांव के लोगों को समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है शहर के लोग तो पानी पी लें लेकिन उनको ना मिले, सिंचाई के लिए भी पानी ना बचे। उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? जो रेनी वेल स्कीम है, मैं बताना चाहूँगा, वो वैसे एडीसी ऑफिस नहीं देखता, वो एक डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम है, परंतु उसमें अपने आप में एक प्लानिंग ऐसी बनी होती है कि जिसमें देखा जाता है कि जो बारिश का पानी आया है और बाकी सब पर्कुलेट करके जाता है, उसको इस प्रकार से यूज़ किया जाता है पूरी टेक्निकलिटी करके कि ग्राउंड वाटर स्तर जो है उससे नीचे ना जाए। परंतु फिर भी ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली हम पब्लिक हेल्थ विभाग से भी एक बार डिस्कस करेंगे कि भाई क्या इसकी ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। बाकी जो मेरी समझ में है, जितनी टेक्निकलिटीज़ तो पूरी हमें नहीं पता, तो वो उसको जो है रेनी वेल स्कीम से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को उतना नुकसान नहीं होगा, परंतु जो पीने के पानी की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या आज फरीदाबाद ज़िले की है, वो काफ़ी तक हल हो पाएगी। जी दहिया जी, आज हमें आप कहाँ लेके चलने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं अपने कार्यालय के संबंधित कार्य क्षेत्रों को? एक तो जी आज हमारी जो एक
हरियाणा सरकार द्वारा गीता जयंती महोत्सव एक मनाया जा रहा है जो 19 से 21 तारीख को रहेगा और हुडा कन्वेंशन हॉल में रहेगा। तो आज हम उसकी एक समीक्षा करने जा रहे हैं, एक प्लानिंग करने जा रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार से वहाँ पे स्टॉल रहेंगी। हमारे साथ ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी CTM साहब रहेंगे, SDM साहब रहेंगे और अन्य अधिकारी रहेंगे। तो एक तरह से आज वो एक प्लानिंग की विज़िट है जिसे हम फील्ड विज़िट का रूप दे सकते हैं। तो उसमें आप ज़रूर आइए, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वो बनाते हैं। जैसे आप पूछ रहे थे तो उस तरह की इंक्वायरीज़ का सारा कार्यभार जो हमारे सुप्रीटेंडेंट साहब मिस्टर रहेजा संभालते हैं। बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं। तो आप भी सुप्रीटेंडेंट साहब बताइएगा अपने काम के बारे में इन्हें। सारी कंप्लेंट्स वगैरह जो भी शिकायतें हैं सारी, मतलब ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट वगैरह और मिसलेनियस वर्क जो भी हैं, जो ADC साहब से आते हैं या ADC साहब देते हैं, सारे यहीं से मतलब वो करते हैं। अच्छा, ADC साहब की तरफ से जो भी आपको जिम्मेदारी या जाँच दी जाती है उनको भी आप देखते हैं? जो भी मतलब DC साहब से इंक्वायरी आती है, सरकार से आती है, जो ADC साहब हमें देते हैं, वो सारी इंक्वायरी मतलब मेरे थ्रू डील होती है। मिस्टर PC शर्मा जो है हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जो आप सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहे थे। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही योग्य हमारे अधिकारी हैं। तो जितना भी सौर ऊर्जा का कार्य है सारा डायरेक्ट चंडीगढ़ से भी जो भी आदेश आते हैं, और जैसा मैं आपको ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट्स भी बता रहा था, या वाटर हीटिंग प्लांट्स, और जो नीम का जेल का सारा इनिशिएटिव है सारा इनका ही किया हुआ है, और सारे कार्य में जो है हमारा सहयोग करते हैं। तो ये मान के चलें जो PC शर्मा जी यहाँ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो शर्मा जी बताइए थोड़ा आपके कार्य के बारे में। PC शर्मा जी, किस तरह की योजना सौर ऊर्जा की यहाँ चलाई जा रही है जिले में? सबसे पहले तो जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है कि ग्रिड इंटरेक्टिव का बहुत चर्चा है आजकल, जो सोलर मिशन का है उस पर गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं हमारी। उसमें 30% सब्सिडी हम इसको घरों के लिए देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए देंगे, जो ट्रस्ट है नॉन प्रॉफिट मेकिंग उनके लिए दी जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा जो है इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी बंद की है, लेकिन हरियाणा सरकार सोच रही है कि हम इंडस्ट्री को भी कुछ ना कुछ बढ़ावा देने के लिए उनको भी हम सब्सिडी का योगदान है, उसका जल्द फैसला हमारे बीच होगा। और उसके अलावा सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है मैंडेटरी किया गया, उसके तहत पिछले साल के दौरान लगभग 3 लाख लीटर कैपेसिटी के सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम हमारे जो नई नहर पार जितने भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैं उनमें लग चुके हैं। सोसाइटी सेक्टर 64, 65 में जो जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स आ रही हैं उनमें सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम मैंडेटरी के तहत लगाया जा चुका है। तो PC शर्मा जी, ये मान के चलें कि फरीदाबाद पूरा सौर ऊर्जा से रोशन होने वाला है कुछ सालों में? कुछ सालों में नहीं, जल्द ही जो है स्मार्ट सिटी के तहत भी और सोलर सिटी प्रोग्राम के तहत हम रूफ टॉप सोलर पे अत्यधिक आकर्षित स्कीम लाने के उपरांत इसको लागू किया जाएगा। जी, थैंक यू। ये हमारे जो DRDA का, जैसा मैं आपको बता रहा था, ग्रामीण विकास का सारे कार्यालय का कार्य यहाँ से होता है। हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं सुजाता धर मैडम और APO हैं रविशंकर मंगला। तो जितना भी नरेगा का कार्य होता है, इंदिरा आवास योजना का कार्य होता है, वो सारा यहाँ से किया जाता है। साथ ही मैडम जो हैं CM अनाउंसमेंट्स, जो CM साहब जैसे विकास कार्य कुछ घोषणा करके जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाती है। और फिलहाल जो है गीता जयंती का कार्य भी यहाँ से ही किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कार्य इनका रहता है। पूरे विभाग का जो ग्रामीण विकास का सारा कार्य यहाँ से किया जाता है। जो आदर्श ग्राम योजना है उस पर भी शायद काम कर रही हैं? बिल्कुल जी, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है और अब जो नई विधायक आदर्श ग्राम योजना भी आने वाली है, तो वो सारा कार्य भी यहीं से किया जाता है। सुजाता जी, आपके जो काम हैं, कार्य क्षेत्र है, वो किस तरह के कार्य हैं? क्या क्या योजनाएं आपकी तरफ से बनाई जाती हैं और जनता को जो राहत मिल सके? जो मेरे पास जो काम है वो है ग्रामीण विकास का कार्य, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर में चलाए जा रहे हैं कार्य हैं। तो ज़िला स्तर पे मैं उनको देख रही हूँ यहाँ पे ADC की लीडरशिप में।
तो उनमें जो मुख्य कार्यक्रम आजकल हैं वो है मनरेगा स्कीम है, इंदिरा आवास योजना है, SBMG है, स्वच्छता का कार्यक्रम जिसमें चल रहा है, सांसद आदर्श योजना जो अभी नई पिछले साल से चलाई गई है, और CM अनाउंसमेंट के कार्य जो CM साहब यहाँ पे ऑनरेबल CM जो भी अनाउंसमेंट्स करते हैं तो उन कार्यों की मॉनिटरिंग का काम हमारे ऑफिस से हो जाता है। और जो भी टाइम टू टाइम ज़िला प्रशासनिक कार्य जो ADC कार्यालय में आते हैं तो उनकी हमारे देखरेख में वो सारे कार्य चल रहे हैं। सुजाता जी, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं तिलपत गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, उसमें किस तरह के आपकी तरफ से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, क्या क्या काम शुरू हो चुके हैं, क्या काम बकाया हैं जो होने हैं? ऐसा है, उस जो सांसद आदर्श योजना में जो तिलपत कार्य हमारे ऑनरेबल सांसद जी ने चुना हुआ है उसमें अभी तक लगभग 40 लाख का काम हो चुका है। तो डिटेल ऑफ वर्क्स जो है वो मैं आपको दे सकती हूँ कि किस किस महकमे के अंदर वो काम हुए हैं। हमने पूरी उसकी रूपरेखा जो है एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी एक पर्टिकुलर टाइम लाइन है और माइलस्टोन्स फिक्स हो गई हैं कि कौन सा कार्य किस टाइम तक और कब तक ख़त्म हो जाएगा। और मतलब हर टाइमलाइन फिक्स होने का मतलब है कि मान लीजिए 2 महीनों में इसमें क्या प्रगति होएगी तो वो उसके ऊपर ही मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो जो उसकी डिटेल वर्क्स है, क्योंकि उसमें लगभग 20-25 काम हैं जो उस गांव में चल रहे हैं, वो उनकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सुजाता जी, इसके अलावा जो बिल्कुल करंट में कोई काम ऐसा जो चल रहा हो, कोई योजना गाँव के लिए जो बिल्कुल अभी करंट में आपकी तरफ से बनाई गई हो या बनने वाली हो? जो करंट में तो अभी देखो आजकल तो सबसे है ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो स्वच्छता वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें हमारा टारगेट है कि हम फरीदाबाद को मार्च 2016 तक ODF फ्री बना दें, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री बना दें। तो उस पर काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। उसकी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो अभी तक 23 गाँवों के हमने बेच चुके हैं सरकार को और वो अप्रूव होके भी आ रहे हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस है इस टाइम। जी, इस कार्यालय में क्या होता है जी साहब? ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पहले निर्मल भारत अभियान होता था और अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सारा कार्यालय हमारे मिस्टर उपेंद्र जो जिला कंसल्टेंट हैं, बहुत ही योग्य और कर्मठ अधिकारी हैं और बहुत अच्छी तरह दिल लगा के काम करते हैं, वो सारा कार्य यहाँ से होता है। आप इस कमरे में भी जैसे देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छे फ्लैक्स लगाए हुए हैं और किस तरह ठोस और तरल कचरा प्रबंधन किया जाए, इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड लैट्रिन बनाने का सारा कार्य जो मिस्टर उपेंद्र देखते हैं। आप इनके टेबल पर भी देख सकते हैं सारे जो रजिस्टर्स रखे हुए हैं, ये एक उस सर्वे के ही रजिस्टर हैं कि किस गांव में कितने शौचालय अभी भी बनने रह गए हैं। तो ये सारा कार्य होता है। उपेंद्र, मैं भी चाहूँगा आप अपने कार्य के बारे में इन्हें ज़रूर बताएं। जिस तरह से हम आज पहुंचे थे ऑफिसर ऑन ड्यूटी प्रोग्राम में ADC कार्यालय में और डॉक्टर आदित्य दहिया जी से बात की, उन्होंने अपने कार्यालयों का यह निरीक्षण किया और उसमें एक मुख्य कार्यालय है स्वच्छ भारत मिशन का। और उसमें जो हमारे साथ में जिस तरह से उन्होंने बताया था कि अधिकारी उपेंद्र सिंह जी इस काम को देख रहे हैं, तो आप उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह के वो कार्य को इसको कर रहे हैं और गाँव में किस तरह की सफाई अभियान चला रहे हैं। उपेंद्र जी, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कि अभी ADC साहब ने भी कहा, और बहुत अच्छी जिम्मेदारी, किस तरह से आप इसको निभा रहे हैं? सर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम है हमारा, सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो आता है व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं यूसेज, उनका प्रयोग हो। उसके तहत जो हमारा सर्वे हुआ था 2012 में 14,590 परिवार ऐसे थे जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय की फैसिलिटी नहीं थी। उनमें से 7,000 टॉयलेट अभी तक बन चुके हैं जिनको हम जो सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उपलब्ध करा रहे हैं। डायरेक्ट RTGS करते हैं उनके अकाउंट में। शौचालय निर्माण के लिए प्रॉपर एक फार्म बना हुआ है जिसके लिए वो प्रार्थी आवेदन करता है। आवेदन करने के बाद उसको शौचालय जैसे उसका कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद उसको हम फंड्स अवेलेबल कराते हैं। साथ के साथ हमने क्या किया कि इसी के साथ हम इसका टेक्नोलॉजी ऑप्शन जो है कि वो भी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे रूरल हरियाणा में कामयाब है, उस तरीके के शौचालय वो बनाएं ताकि जो ब्लैक वाटर है वो नालियों में ना जाएं। इसके अलावा हम इसके साथ साथ कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन का यानी उससे सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो, लोगों में एक जागृति आए कि भाई ये कचरा नहीं, ये एक कमाई का साधन भी है। क्योंकि जनरली जैसे पानी की बोतल है, आदमी पानी पी के फेंक देता है, अगर उसको मार्केट में देखें तो उसका 25 से 40 रुपये किलो तक उसको बेचा जा सकता है। अगर कैप अलग से उतार ले और कॉस्टली जाता है, कटिंग कर ले पंचायतें और कॉस्टली जाता है। जो आपका वेस्ट
स्टिक टाइप का है जिससे वर्मी कंपोस्ट बन सकती है, जो गलनशील कचरा है उससे वर्मी कंपोस्ट बना करके उसकी सेलिंग का प्रोविज़न है कि भाई जो आपका 2 से 10-12 रुपये किलो तक बिक जाता है। तो ताकि पंचायतों में कबाड़ को कबाड़ न समझ करके उसके एक इनकम का सोर्स पैदा हो, ये हमारी तैयारी इसमें चल रही है और इसमें हमारी ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अच्छा, कितना उपेंद्र जी, जिले में अभी कितने ऐसे काम शौचालय बनने रह गए हैं जिनको अभी आपके कार्यालय से बनाया जाना है? अभी हमारे पास 7,447 शौचालय हैं जिनको हमें ये प्रोवाइड करवानी है सब्सिडी, और वो अपना शौचालय निर्माण का कार्य हो रहा है जैसे जैसे लोग करते जा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है कि 31 मार्च 2016 तक हम 100% अपने ज़िले में शौचालय उपलब्ध कराएं, और मैं इसके लिए कमिटेड हूँ कि हम 100% शौचालय फरीदाबाद में रूरल एरिया में जरूर कंप्लीट कराएंगे सर। जी बिल्कुल, ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान मिशन को छेड़ा था उसमें एडीसी कार्यालय पूरी तन्मयता से लगा हुआ है, और जिस तरह उपेंद्र जी ने बताया है कि 2016 मार्च तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गाँवों में शौचालयों की कमी है परिवारों को, उनको सब्सिडी देकर और बनवा दिया जाएगा वहाँ। दुआ जी, आपका क्या कार्य क्षेत्र है, क्या देखते हैं आप? हमारा ऐसा है, जो नेशनल हाईवेज हैं, रोड जो बने 6 लेन बन रहे हैं या ईपी गाजियाबाद से अटैच होके जा रहे हैं पलवल से, ये जो है यहाँ इनकी ज़मीन एक्वायर होती है रोड्स के लिए, और डीआरओ या एलओ जो भी उनको अनाउंसमेंट वो रोड की कंपनसेशन देते हैं। अगर दे इफ़ दी पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर अवार्ड दे कम टू अस फॉर अनाउंसमेंट। तो किस तरह की कितनी शिकायतें हैं ये और कितनी निपटा चुके हैं आप? मैं जब से आया हूँ करीब 350 केसेस हैं हमारे पास। कुछ रिमांड होकर आए हैं, कुछ डायरेक्ट फाइलिंग हुई है डीआरओ के डिसीज़न के अगेंस्ट, और कुछ कोर्ट से रिमांड होकर आए हैं। अब जो रिमांड होकर आए हैं उनको भी एविडेंस का मौका दिया गया है। करीब 350 केस हैं हमारे पास, पर अभी तक उनमें पटिशनर्स की एविडेंस कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ केसेस में कंप्लीट हो चुकी है, तो वो रेस्पोंडेंट्स की एविडेंस के लिए लगा रखे हैं हमने। एज सुन एज द एविडेंस विल कम द डिसीजन विल बी अनाउंस्ड। जी बिल्कुल। हाँ दुआ साहब, एक और सवाल है आपसे कि जो आपने जो मुआवजा बांटा गया है किसानों को, वहाँ कहीं ना कहीं कोई क्या भ्रष्टाचार की भी आपको शिकायतें मिली हैं मुआवजा बंटने में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे पास, कोई कंप्लेंट वाली कोई बात नहीं है, और भ्रष्टाचार का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये डीआरओ जो है वो एक कमेटी डिसाइड की जाती है डिविजनल मैनेजमेंट की, तो वो डिसाइड करती है रेट। उसमें कई मेंबर्स होते हैं, वो जो भी डिसीजन देते हैं, अगर किसान लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे पास आते हैं। अभी हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं और ऐसा भ्रष्टाचार का कोई कारण ही नहीं उठता। एडीसी कार्यालय में काम कर रहे विनोद गौड़ जी से हम बात करेंगे, क्योंकि वो प्लानिंग ऑफिसर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या क्या प्लानिंग है जिले को लेके या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए उनके पास में, सीधे हम उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आपके जिस तरह से आपकी पोस्ट है प्लानिंग ऑफिसर की, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट भी मानी जाती है, और प्लानिंग तो सबसे बड़ी प्लानिंग ही चल रही है इस देश में। क्या क्या प्लानिंग आप जिले के लिए कर रहे हैं? हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट और अर्बन दोनों का काम देखता हूँ मैं यहाँ पे। प्लानिंग में हम देख रहे हैं कि कहाँ स्कूलों की ज़रूरत है, कहाँ कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है, कहाँ सड़कों की ज़रूरत है। उसका एक एनुअल प्लान हम तैयार करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ प्रायोरिटी है, वहाँ पे हम इसका पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग और वो काम हम करवाते हैं। कोई शहर में कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है बड़े स्तर पर अभी आपके जहन में कि जो आ रही हो, कि आपने अभी रिसेंटली की हो प्लानिंग? अभी हम सबसे पहले पानी का देख रहे हैं। पानी पीने के लिए जो कमी है शहर में, फरीदाबाद में काफ़ी नीचे चला गया पानी का लेवल। अब पानी के लिए देख रहे हैं, हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगवा रहे हैं अलग अलग जगहों में। हर वार्ड में एक दो जगह देख रहे हैं जहाँ पानी की कमी है। आने वाले दिनों में पानी कमी ना हो, उसके लिए ट्यूबवेल का काम हम प्रायोरिटी पे काम करवा रहे हैं। पानी की कमी की जो बात कर रहे हैं, वाटर लेवल डाउन जा रहा है शहर की, ये शहरी समस्या तो है ही है। क्या गांव में भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? गांव में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। शहर में करीब 400 फुट के आसपास चला गया नीचे पानी। गांव में 150-200 फुट पे है पानी अभी, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो इसमें गवर्नमेंट कर रही है 3 पॉइंट सिस्टम वगैरह बना रही है, कुछ पानी को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रही है, कुछ हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है ताकि पानी का लेवल ठीक हो जाए। सबसे पहले जो शिकायतें आती है वो आपके टेबल पे पहुंचती हैं, किस तरह की शिकायतें होती हैं और वो आप आगे कैसे फॉरवर्ड करते हैं उन्हें? हमारे एडीसी साहब के पास में जिले से संबंधित मेनली जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा शिकायत आती है।
जिसमें गांव के बीपीएल सड़क वगैरह के वीडियोस वगैरह की शिकायतें आती हैं, तो उनको एडीसी साहब सीधे तौर पे हमें मार्क कर देते हैं। हम आगे फिर फॉरवर्ड कंसर्न डिपार्टमेंट को फ़ोन कर देते हैं और कंसर्न ब्रांच से आगे चली जाती हैं। क्या लगभग जो पूरे दिन में कितनी शिकायतें आपके पास में आ जाती होंगी और कितनी शिकायतों का निपटारा एक दिन में हो जाता होगा? एडीसी साहब से तकरीबन दिन में 100 से 200 लोग तो मिलने ही आते हैं और सभी का आगे मार्क हो जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख दिया जाता है कि इनकी शिकायतें दे के कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज के उनसे रिपोर्ट हम उनसे 10 या 15 दिन के अंदर मंगवा लेते हैं और ज़्यादातर शिकायतों का निपटार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ में एडीसी साहब के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं सत्येंद्र जी, जिन्होंने बताया है कि शिकायतें यहाँ रोज़ाना आती हैं और उनका डे बाई डे निस्तारण भी किया जाता है, निवारण भी किया जाता है। खास प्रोग्राम ऑफिसर और ड्यूटी में आज हमारे साथ रहे एडीसी डॉक्टर आदित्य सिंह दहिया जी। आप वो पहुंचे हैं हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि ज़िले में गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसको देखने के लिए किस तरह की यहाँ तैयारियां हैं वहाँ पहुंचे हैं। इस पर बातचीत हम करते हैं, किस तरह की तैयारियों को लेके वहाँ यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। एडीसी साहब, आप यहाँ निरीक्षण करने, गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है उसको देखने आए, किस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पे जो जी ज़िले के सभी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं। गीता जयंती समारोह 19 से 21 तारीख जो मनाया जा रहा है वो यहाँ हुड्डा कन्वेंशन हॉल में मनाया जाएगा और आज हम केवल तैयारी देखने आए हैं कि किस तरह की कहाँ क्या प्लानिंग की जाए, कहाँ कौन सी स्टॉल, किस तरह की प्रदर्शनी लगवाई जाए, कहाँ कल्चरल प्रोग्राम कराया जाए। तो ये थे हमारे साथ में एडीसी डॉक्टर आदित्य सिंह दहिया, जो हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में शामिल हुआ और उन्होंने अपने विभाग की जितनी भी गतिविधियां थीं या जनता की शिकायतें वो किस तरह से सुनते हैं उस पर विस्तृत बातचीत की। अगले हफ्ते हम फिर किसी अधिकारी के साथ में होंगे जो उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार।